दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया यूरोप का राष्ट्रवाद। उसमें मैंने आपको करवाया फ्रांस की क्रांति, राष्ट्रवाद और नेपोलियन बोनापार्ट का उसमें क्या योगदान था आदि। आज मैं करवाऊंगी आपको इटली का एकीकरण। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आइए हम करते हैं आज इटली का एकीकरण। ये क्लास 10 का पहले पार्ट का पार्ट कौन सा है? यूरोप में राष्ट्रवाद, भाग 3 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं बार बार आपको बताती हूँ, जो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता रही हूँ। ये ज़रूर आता है एग्ज़ाम के अंदर। देखिए इसका। तो सबसे पहले हम इटली के बारे में जानेंगे कि इटली क्या थी, कैसी थी। तो इटली एक समृद्ध राज्य था। जो 1815 से पहले इटली क्या था? एक समृद्ध राज्य था और उसकी जो मुख्य भाषा थी लैटिन भाषा, वो पूरे यूरोप की भाषा थी। ठीक है, खाली इटली की नहीं थी, वो पूरे यूरोप की भाषा थी। और जो उसकी राजधानी थी रोम, वो भी जो है पूरे यूरोप की राजधानी मानी जाती थी। ठीक है, मतलब इतना समृद्धशाली था कि उसकी भाषा, उसकी राजधानी पूरा यूरोप जो है उसको अपना मानता था। अब समय की बात है, थोड़े समय बाद इटली का क्या हुआ? वो 8 भागों में बट गई। किसके बाद? 1815 के बाद। कितने भागों में? 8 भागों में। और उन 8 भागों के सभी के जो क्या थे? अलग अलग राजा थे। वो किसी एक के अंडर में नहीं थी, वो अलग अलग राजा थे। ठीक है। मैटरनिक एक दार्शनिक है, उसने यहाँ तक कह दिया इटली के बारे में कि इटली आज एक भौगोलिक मात्र बनकर रह गया। भौगोलिक क्या होता है बेटा? खाली देखने की चीज़ होती है, मतलब उसमें कुछ नहीं रहा, एक बस नाम रह गया इटली, देखने मात्र की चीज़ बनकर रह गई। ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि 8 जो भाग विभाजित हुए वो कौन कौन से थे। तो आइए देखते हैं इटली कौन कौन से 8 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है पिडमांड सार्डिनिया। ये सेवाई वंश के अंतर्गत आता है और इसके शासक थे विक्टर इमैनुएल द्वितीय। आइए दिखाती हूँ मैप में कहाँ पे है ये है पिडमांड। ठीक है। और यहाँ नीचे आओगे तो ये है सार्डिनिया। है बेटा समझ में? पिडमांड और सार्डिनिया। अब दूसरा देखो, उत्तरी इटली। इसमें कौन कौन से आते हैं? लंबार्डी, वेनेशिया, पर्मा, मेडोना, टस्कनी। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ऑस्ट्रिया का प्रभाव, यानी ऑस्ट्रिया के अंतर्गत। इसमें कैसा शासन था? राजतंत्र। देखिए कहाँ पे है ये? पिडमांड के साथ में है लंबार्डी, पर्मा, मोडेना और टस्कनी। ये लगातार जो हैं, ये जितने भी हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ऑस्ट्रिया। इसको क्या कहते हैं हम? उत्तरी इटली। ठीक है। अब आइए, ये है मध्य इटली, यानी इटली के बीच में। ये किसका शासन था? पेपल स्टेट। किसका था? पेपल स्टेट। ये पोप के अंतर्गत आता है। देखिए ये यहाँ से शुरू होके ये सारा क्या है? ये पेपल स्टेट है। और पोप क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था, पोप जो हैं ये धार्मिक गुरु होते हैं। क्या होते हैं? धार्मिक गुरु होते हैं। और ये जो हैं कैथोलिक धर्म के होते हैं। ठीक है। तो पूरा जो यूरोप है वो जो है उसके अंदर कैथोलिक धर्म माना जाता है, तो पोप को बहुत ही वहाँ पे सम्मान दिया जाता है। ठीक है। तो पूरा जो मध्य का इटली था वो पोप के अंतर्गत जो है आता था। अब देखिए दक्षिणी इटली, दोनों सिसिली और निपल्स, ये आते हैं स्पेन के बूर्बो वंश के अंतर्गत, यानी स्पेन के अंतर्गत आते हैं। ये यहाँ देखिए कहाँ पे हैं? ये सिसिली है और ये नेपल्स हैं। ये दोनों सिसिलियों का शासन है। यानी जो दक्षिणी इटली है ये किसके अंतर्गत आता है? स्पेन के अंतर्गत आता है। आया समझ में? ये क्या है? ये पहले ये जो पूरा जो था ये सब किसके अंतर्गत आते थे? नेपोलियन के अंतर्गत। मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया ना कि भाई नेपोलियन जो है जगह जगह क्या कर रहा था? विस्तार कर रहा था अपने साम्राज्य का। तो उसके अंदर जो उसने बहुत सारे राज्यों को जीता, वहाँ पे जो है अपना शासन चलाया। लेकिन बाद में 1815 में वियना संधि हुई।
कौन सी संधि हुई? वियना संधि हुई, ठीक है। और वियना संधि के बाद जो है ये जो इटली था उसके जो भाग थे वो अलग अलग जो क्षेत्र जीते गए थे उनको ले लिया गया। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने उत्तरी जो है इटली है उसको लिया, बीच का भाग मध्य जो इटली है वो पोप जो है चलाता था, और जो ये आता है आपका दक्षिणी इटली ये जो है स्पेन के अंतर्गत आ गया, और बचा सार्डिनिया और पिडमांड ये आपका जो है सेवाई वंश के अंतर्गत आ गया। सेवाई वंश जो है वो इटली का ही वंश है, ठीक है। अब देखिए इटली को एक करने के लिए हमें क्या चाहिए? सहायक तत्व, ठीक है। जो वहाँ की जनता थी उसे महसूस होने लग गया कि हम भाई जो है दूसरी मतलब विदेशी ताकतों के अंतर्गत क्यों रहे, हमारा इटली है और हमें उस पर शासन करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि उनके अंदर जो है ना एकीकरण की भावना हो गई थी। तो सबसे पहला हम टॉपिक है राष्ट्रवाद की भावना। लोगों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति जो है भावना आ गई थी कि हमारा राष्ट्र है, हमारा ही होना चाहिए और इसे जो है हम विदेशी ताकतों के हाथ में नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये भावना उभर कर आई। दूसरा तत्व क्या रहा मैन, कि वहाँ पर जितने भी व्यक्ति थे वो सभी कैथोलिक धर्म से जुड़े हुए थे, पूरा इटली, ठीक है। तो उनमें क्या थी? धार्मिक एकता थी और सभी चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। तीसरी चीज़ सहायक तत्वों के रूप में जो उभर कर आई वो थी नस्ल, भाषा और संस्कृति समान, कि पूरी इटली के अंदर जो है एक ही भाषा थी, उनकी संस्कृति समान थी, उनकी नस्ल समान थी और सभी चाहते थे इटली का एकीकरण। फिर है इतिहास। वहाँ के लोगों को एक चीज़ और लगने लगी थी कि 1815 से पहले हमारी इटली इतना समृद्धशाली था कि वहाँ की राजधानी और वहाँ की भाषा पूरे यूरोप में प्रसिद्ध थी और सारा यूरोप उनकी भाषा को जो है अपनी भाषा समझता था। तो अब क्यों नहीं हम ऐसे ही दोबारा बन जाते। तो इतिहास को पढ़ के भी वो मोटिवेट हुए और वो उनके अंदर राष्ट्रवाद की जो भावना है वो ज़्यादा प्रबल हुई। फिर एक संस्था बनी यहाँ पे, कार्बोनरी संगठन, ये 1810 में बना। ये क्या था? ये गुप्त संगठन था। कैसा संगठन था? गुप्त संगठन। ये संगठन जो है लोगों को राष्ट्रवाद के लिए प्रेरित करता था, लोगों को इटली का इतिहास बताता था, लोगों को मोटिवेट करता था कि तुम सारे संगठित हो जाओ और इसमें जो है अपनी आहुति दो ताकि जो है इटली एक हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जितने भी सहायक तत्व हैं उनके साथ साथ आपको पता है कि बाधक तत्व भी होते हैं, अच्छे के साथ बुरा भी चलता है। तो बाधक तत्व कौन कौन से यहाँ पे? सबसे पहला है धार्मिक प्रभाव, कि यहाँ पर जो है इटली के अंदर धार्मिक प्रभाव बहुत ज़्यादा था। किसका था? पोप का था। और वो पोप जो है क्या चाहता था कि इटली का एकीकरण ना हो, ठीक है। वो सिर्फ क्या चाहता था कि धर्म का एकीकरण हो, पूरे जो है इटली के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर जो है कैथोलिक धर्म का प्रचार हो, लेकिन इटली का एकीकरण ना हो। दूसरा क्या है कि वहाँ की जनता जो थी वो गरीब थी, अशिक्षित थी और पिछड़ी हुई थी, ठीक है। तो वो जो है वो बेचारे एकीकरण के बारे में सोच ही नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें अपनी जो है रोजी रोटी की चिंता थी। अशिक्षित थे तो मतलब उन्हें ज्ञान ही नहीं था कि क्या एकीकरण है क्या अलग है, उनको कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तीसरा क्या है? कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि ये जो है अमीरों का वर्ग होता है और इनके पास जो है सारी सुख सुविधा संपन्न जो ये वर्ग है। तो ये भी नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो क्योंकि ये इनका क्या है कि अच्छा था, इनका पूरी इटली पे जो है इन्हीं का प्रभुत्व था, वर्चस्व था, सब इनकी मानते थे, इनका सम्मान था। तो ये भी नहीं चाहते थे कि इटली का एकीकरण हो। उसके बाद आता है ऑस्ट्रिया और फ्रांस बाधक। ऑस्ट्रिया क्यों बाधक था? क्योंकि पूरा उत्तरी इटली जो है उसके पास था, वो क्यों चाहेगा कि अपना हिस्सा दूसरों को दे। और फ्रांस इसलिए बाधक था क्योंकि फ्रांस क्या था? पोप के साथ था और वो हमेशा एक ही चीज़ थी कि पोप का उसने इस चीज़ में धार्मिक प्रभाव बढ़ाने में साथ दिया, तो ये भी बाधक के रूप में उभरा। फिर आती है इसकी भौगोलिक स्थिति। यहाँ पे धर्म का प्रभाव ज़्यादा था। देखिए एक बार मानचित्र की तरफ, ये है पूरा बीच के अंदर। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मध्य इटली जो है वो पोप के अंदर आता है, तो ये बीच में है। आधा इटली ऊपर है, आधा इटली नीचे है। तो जब तक ये सहयोग ना करे तब तक ये एक हो ही नहीं सकता। बीच में क्या है?
पोप है। आपको पता है जब ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे पोप होगा तो ये दो चीज़ें कैसे इकट्ठा हो सकती हैं, हो ही नहीं सकती। तो ये सबसे बड़ी बाधा बना हुआ था। तो ये जो भौगोलिक स्थिति थी ये सबसे बड़ी बाधक तत्वों के रूप में सामने आई। अब देखिए एकीकरण के मुख्य व्यक्ति। अब देखो इतना कुछ बाधक तत्व थे, उनके बीच में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसे एकीकृत करना चाहती थी, और उसमें जो मेन आदमी थे वो कौन कौन थे जिसने अपना सहयोग दिया। सबसे पहले है जूसेपी मैत्सिनी। ये इसका जन्म हुआ था 1805 में। ठीक है बेटा, कब हुआ? 1805 में इसका जन्म हुआ था सार्डिनिया में। ये बहुत ही क्रांतिकारी विचारों का व्यक्ति था। ये नहीं चाहता था कि इटली दूसरे हाथों में हो, विदेशी सत्ता जो है हमारे ऊपर शासन करे। तो इसलिए मैंने आपको बताया था ना सहायक तत्वों में कार्बोनरी का सदस्य है। तो इसने क्या है कि जो कार्बोनरी संगठन था ये उसका क्या बन गया? सदस्य बन गया। ये भी एक क्रांतिकारी था। तो इसने जो है सदस्य बन के क्या किया? राजतंत्र का विरोध किया। ये नहीं चाहता था कि कोई भी राजा शासन करे। वो किसका समर्थक था? लोकतंत्र का, यानी जनता शासन करे, सबका अधिकार है। ठीक है। फिर उसने क्या किया कि 1821 में नेपल्स का विद्रोह से नाराज होकर काले कपड़े पहनना शुरू किया और पूर्ण क्रांतिकारी बन गया। फिर एक उसके जीवन में एक विशेष बात हुई कि नेपल्स के अंदर विद्रोह हुआ। ठीक है। उस विद्रोह को बहुत ही बुरी तरह दबाया गया, कुचला गया, मारा पीटा उन विद्रोहियों को, और उसे मतलब दबा दिया गया। ठीक है। उसको उसने देखा और वो जो है उससे बहुत नाराज़ हुआ और उसके विरोध में उसने जो है काले कपड़े पहनना शुरू कर दिया, और वो अब पूर्ण रूप से क्रांतिकारी बन गया। अब वो सारे काम ऐसे करने लगा कि वो नज़रों में आ गया। ठीक है। अब 1830 में वो पकड़ा गया और जेल में डाला गया। फिर 1830 में उसे जेल में डाल दिया गया। जब वो 1831 में रिहा हुआ तो वो चला गया यूरोप के अंदर, और उसने वहाँ 1831 में एक यंग इटली की स्थापना की। जगह कौन सी जगह पे? मरसई जगह के अंदर। और फिर 1834 में उसने यंग यूरोप का निर्माण किया बर्न के अंदर। ठीक है। ये दोनों क्या थे? यंग नाम से पता लग रहा है जिसमें नौजवान थे। और आप सभी को पता है कि नौजवान व्यक्ति कभी सोचता नहीं है, वो जो सोच लेता है कुछ करने की वो करके ही मानता है। तो इसने यंग इटली और यंग यूरोप के नाम से इन चीज़ों का निर्माण किया। अब इसका काम क्या था? लोगों को एकीकरण के लिए जागरूक करना। इन दोनों का काम था लोगों को इकट्ठा करना और पूरी जो यूरोप के अंदर जो है इटली को दिखाना कि भाई इटली जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र है और एकीकृत राष्ट्र है। लेकिन वो बेचारा क्या है कि 1848 में विफल हो गया, मतलब फेल हो गया वो। अब इसके ऊपर आ गया सारा मामला। ये कौन था? मैंने आपको बताया ही था, विक्टर एमेनुएल द्वितीय। ये आपका जो है सार्डिनिया और पिडमैंड का राजा था। ठीक है। और इसका जो है देखिए मंत्री था कावूर। ठीक है। अब ये इन दोनों के ऊपर जिम्मेवारी आ गई किसकी? इटली के एकीकरण की। तो अब मैं आपको करवाती हूँ दूसरा व्यक्ति जिसने इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया। ये था विक्टर एमेनुएल का मंत्री। ठीक है। इसका जन्म 1810 में हुआ था और उसे एकीकरण का दिमाग कहते हैं। मैंने आपको बताया था जूसेपे मैत्सिनी, उसको इसका जो है मसीहा कहा जाता है, एकीकरण का मसीहा। और काउंट कावूर को एकीकरण का दिमाग कहा जाता है क्योंकि ये दिमाग से काम लेता था। ठीक है। ये क्या करता था? इसको ही एमेनुएल ने सारा नेतृत्व इसी को सौंपा हुआ था। जितने भी इतालवी राज्य हैं और जो भी एकीकरण के लिए आंदोलन होते हैं उनका नेतृत्व करता है कावूर। ठीक है। ये क्या करता है? ये बहुत ही बड़ा कूटनीतिज्ञ था। कूटनीति के द्वारा जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विश्वास रखता था। ये जानता था कि एक खाली एक राज्य से पूरी इटली को एक नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत बड़ी सेना चाहिए, लोगों का जो है सहयोग चाहिए और विदेशों से भी सहायता चाहिए। तो ये क्या था? ये यथार्थवादी था, कल्पनाओं में रहने वाला व्यक्ति नहीं था। जो काम करता था यथार्थ में करता था। फिर इसने क्या किया? सशस्त्र स्वयं सेवकों को तैयार करना। इसने ऐसे व्यक्तियों को तैयार किया जो सेना में नहीं थे लेकिन उनको सैनिकों की तरह इसने तैयार किया।
एक टीम के रूप में, एक सेना के रूप में, जो इस एकीकरण में अपना योगदान दे सके। वो जो है ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। क्यों मानता था दुश्मन? क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया था ये जो उत्तरी भाग जो है इटली का, ये सारा ही तो ऑस्ट्रिया के पास था। अब इतना बड़ा इटली का भाग इसके पास था, तो अगर ये तब तक रास्ते में था, तब तक ये पूरी इटली का एकीकरण नहीं हो सकता था। इसलिए ये ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसका जो तीसरा व्यक्ति था इटली के एकीकरण में सहायक, गैरीबाल्डी। इसका जन्म 1807 में हुआ था। कब हुआ था? 1807 में। ये क्या था? ये एक सिपाही था। ठीक है, इसको एकीकरण की तलवार कहा जाता है। किसको? गैरीबाल्डी को। मैं फिर एक बार रिपीट करती हूँ। जोसेफ मैथ्सनी को मसीहा कहा जाता है एकीकरण का, काउंट कावूर को एकीकरण का दिमाग कहा जाता है, और गैरीबाल्डी को एकीकरण की तलवार कहा जाता है। तलवार क्यों? क्योंकि ये दिमाग का प्रयोग नहीं करता था, दिमाग चलता था कावूर का, और जो कावूर कहता था ये उसके अनुसार अपना काम करता था। सिपाही था, तलवार चलाता था। ठीक है, इसने क्या किया? इसने एक दल का निर्माण किया जिसे हम कहते हैं लाल कुर्ती दल। इसने एक सेना तैयार की जिसमें जो है सभी लाल कुर्ते पहनते थे, और वो एकीकरण में अपना योगदान देते थे। जहाँ भी लड़ाई होती थी, जहाँ भी युद्ध होता था, ये सेना उसमें अपना योगदान देती थी। दूसरा इसने क्या किया? स्थानीय किसानों को तैयार करना। जो वहाँ पे जो स्थानीय किसान थे उनको इसने इसके लिए तैयार किया, प्रशिक्षण दिया कि कैसे उन्हें युद्ध में हिस्सा लेना है। अब पहले ये क्या था? पहले ये कार्बोनरी का सदस्य था। मैंने आपको बताया था ये क्या थी? जोसेफ मैथ्सनी का समर्थक था। आपको भी पता है जोसेफ जो मैथ्सनी था वो क्या था? वो भी इसका सदस्य था, कार्बोनरी का। ये क्रांतिकारी दल था। लेकिन 1848 में जब जोसेफ मैथ्सनी हार गया, विफल हो गया, तो उसने जो है इसको छोड़ दिया, और 1848 में वो क्या हो गया? यंग इटली का सदस्य हो गया। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब वो इस सदस्य था इसका कार्बोनरी का, तो उसको भी पकड़ लिया गया था और उसको फांसी की सज़ा होगी थी। लेकिन वो जेल तोड़ के भाग गया और यूरोप में भाग गया, और वो जब वापस आया, कब आया वापस? वो 1848 में आया। फिर आते ही उसने यंग इटली की सदस्यता ग्रहण कर ली, और फिर उसने जो लाल कुर्ती दल और स्थानीय किसान तैयार किए थे उनकी सहायता से इसने दक्षिण इटली के अंदर युद्ध लड़ा, और जो 2 सिसिली राज्य है उस पर वो उसने कब्जा कर लिया। वहाँ पे पहले किसका कब्जा था? स्पेन का। उन स्पेनी शासकों को जो है उसने सत्ता से हटाया। तो इस प्रकार उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैंने आपको करवाया 1815 से पहले इटली, 1815 के बाद इटली, और जो इटली के 8 टुकड़े हुए वो किन किन राज्यों में विभाजित हो गए, और फिर उसको एकीकृत करने के लिए किन किन व्यक्तियों ने सहयोग किया। अब उसके जो चरण हैं, मतलब कैसे एकीकरण हुआ उसका, वो मैं आपको समझाती हूँ। उसके 5 चरण हैं। प्रथम चरण में क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था जो कावूर था वो बहुत ही कूटनीतिज्ञ था और यथार्थवादी था। ठीक है, तो उसने क्या किया कि एक युद्ध हो रहा था, क्रीमिया का युद्ध। ये हुआ था 1853 से 56 तक। इस युद्ध में कौन थे? फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड तीनों मिलके युद्ध कर रहे थे। किसके साथ? रूस के साथ। आप सभी को पता है कि 3 जब एक के साथ युद्ध लड़ेंगे तो विजयी 3 ही होंगे। तो कावूर ने सोचा कि मैं इनका सहयोग दे दूं तो फिर ये भी मेरा सहयोग दे सकते हैं। तो कावूर ने क्या किया? इन तीनों का सहयोग किया और ये तीनों युद्ध जीत गए। जीतना इन्हें वैसे भी था, लेकिन इसने अपना दिमाग लगाया और ये इनके साथ शामिल हो गया। अब युद्ध के बाद एक संधि हुई। कौन सी संधि हुई? पेरिस शांति सम्मेलन। तो इसमें क्या हुआ कि सभी को बुलाया गया, तो कावूर को भी बुलाया गया। कावूर ने उनसे एक सहयोग मांगा, क्या? कि इटली के एकीकरण में अपना सहयोग दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ सबकी नज़र में आ गई, निगाह में आ गई कि भाई इटली का एकीकरण चाहते हैं। ठीक है, अब दूसरा चरण हुआ। दूसरा चरण क्या हुआ कि जनमत संग्रह करवाया गया। कहाँ कहाँ करवाया गया? मोडेना, परमा और टस्कनी में। ठीक है, देखिए एक बार इधर मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे है परमा, मोडेना और
टस्कनी, इन तीनों ही जगह पे क्या करवाया गया, जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह क्या होता है, जन यानी जनता और मत यानी वोट, उनकी वोट ली गई कि आप किस में शामिल होना चाहते हैं। तो ये तीनों कहाँ शामिल होना चाहते थे, इन्होंने साथ दिया सार्डिनिया का कि हम इसमें शामिल होना चाहते हैं। तो परमा, मोडेना और टस्कनी का जो है वो विलय हो गया सार्डिनिया में। अब ये सार्डिनिया और ये तीनों क्या है, एक राज्य बन गया। अब हम चलते हैं तीसरे चरण की तरफ। तीसरा चरण क्या हुआ, मैंने गैरीबाल्डी के बारे में आपको बताया था कि गैरीबाल्डी ने एक लाल कुर्ता संघ बनाया था जिसमें सभी व्यक्ति लाल कुर्ते पहनते थे, और उसने क्या किया था कि स्थानीय जो किसान थे उनको भी तैयार किया था एक सैनिकों के रूप में, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि वो बाद में यंग इटली के अंदर मिल गया था। तो वहाँ पे उसने क्या किया कि बाद में वो कावूर के साथ आकर मिल गया था। अब कावूर ने क्या आदेश दिया उसको कि आप ऐसा करो, अपने इस लाल कुर्ता संघ के साथ मिलकर और इन किसानों के साथ मिलकर दक्षिणी क्षेत्र पर हमला कर दो, क्योंकि वहाँ की जनता, वहाँ के जो किसान हैं वो चाहते हैं कि हम सार्डिनिया में मिल जाएं। तो गैरीबाल्डी ने जो है अपने लाल कुर्ता संघ और किसानों के साथ मिलकर जो है कहाँ पे कब्जा किया, देखो दिखाती हूँ मैं आपको। उसने यहाँ पे कब्जा किया, ये दोनों सिसिली है, नेपल्स है, ठीक है, ये सिसिली है, यानी दक्षिणी जो इटली है ये पूरा एरिया, इस पे किसने कब्जा कर लिया, गैरीबाल्डी ने कब्जा कर लिया। अब गैरीबाल्डी जो था वो किसके कहने पे किया, कावूर के कहने पे। कावूर कौन था, कावूर जो है प्रधानमंत्री था सार्डिनिया का। तो कहने का मतलब है कि ये एरिया भी इसमें शामिल हो गया। तो ये एरिया और ये एरिया ये शामिल हो गया सार्डिनिया में। बचे दो एरिया, कौन से, लंबार्डी और वेनेसिया और पेपल स्टेट। इसको हमने पहले ही बताया था, ये क्या है, मध्य इटली, ये क्या है, उत्तरी इटली, ये जो है ऑस्ट्रिया के क्षेत्र में आते हैं और ये पोप के क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। अब इनका क्या किया, देखिए मैं बताती हूँ चौथे चरण के बारे में। अब है चौथा चरण, ऑस्ट्रिया और प्रशिया में युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया हार गया और कमज़ोर ऑस्ट्रिया पर सार्डिनिया ने हमला बोलकर उस उत्तरी इटली पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब देखो बताती हूँ मैं आपको कि क्या हुआ। यहाँ ऑस्ट्रिया है, ये प्रशिया है, प्रशिया ने हमला बोल दिया ऑस्ट्रिया के ऊपर, तो ऑस्ट्रिया क्या है, हार गया और क्या हो गया, कमज़ोर हो गया। अब कमज़ोर चीज़ के ऊपर इन्होंने क्या किया, जो सार्डिनिया था ये एरिया उसका था, ये एरिया उसका था, उसने क्या किया कि इसका फ़ायदा उठाते हुए इस पे आक्रमण कर दिया और इसको हरा गया, किसको, ऑस्ट्रिया को। और जो ये एरिया थे लंबार्डी और वेनेसिया, इस पर भी किसका कब्जा हो गया, सार्डिनिया का कब्जा हो गया। तो अब ये सारा एरिया सार्डिनिया के अंतर्गत आ गया। अब बचा खाली पेपल स्टेट। देखिए इटली के एकीकरण का पांचवा चरण, इसमें क्या होता है कि जो फ्रांस है, मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि जो फ्रांस है वो जो है पोप का सहयोग कर रहा था, ठीक है। और उसने क्या किया कि मतलब अपनी सेना रखी हुई थी पोप के पास उसकी सुरक्षा के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑस्ट्रिया था इस पर जो प्रशिया ने हमला कर दिया था, इसे हरा दिया था। इसको हराने के बाद प्रशिया को क्या लगा कि मैं जो है इससे आगे अपने विस्तार करूं, और उसने क्या किया, उसने फ्रांस के ऊपर जो है आक्रमण कर दिया, ठीक है। अब फ्रांस को क्या लगा कि मुझे इसके लिए सेना चाहिएगी, तो उसने क्या किया कि पोप के वहाँ से अपनी सेना को वापस बुला लिया, ठीक है। एक बार देखिए इसको बता देती हूँ मैं। फ्रांस पोप का सहयोग कर रहा था और फ्रांस पर प्रशिया ने आक्रमण कर दिया। फ्रांस ने मजबूरी में अपनी सेना जो पेपल स्टेट में पोप की सुरक्षा के लिए थी वापस बुला ली। विक्टर इमैनुअल ने इसका फ़ायदा उठाया और वहां हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। तो इसने क्या किया, प्रशिया ने फ्रांस पे हमला किया। फ्रांस को जो है सेना की ज़रूरत पड़ी और इसने जो है यहाँ से पेपल स्टेट से अपनी सेना को वापस बुला लिया। अब सार्डिनिया को लगा कि ये सही मौका है कि यहाँ पे मैं कब्ज़ा कर सकता हूँ, तो इसने किया, यहाँ पे हमला किया और यहाँ पे जो है अपना कब्ज़ा जमा लिया। तो अब जो है पूरा जो है इटली किसके साथ हो गया, सार्डिनिया में उसका विलय हो गया और पूरी इटली का एकीकरण हो गया। इस प्रकार 1870 में इटली का एकीकरण हुआ। इसमें विक्टर इमैनुअल द्वितीय उसको यहाँ का शासक बनाया गया और कावूर को इसका
प्रधानमंत्री बनाया गया। इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो पाया। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।